बुशरा बीवी ने पीटीआई के सियासी उमूर के बाद कानूनी मामलों में मुदाखलत करते हुए वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीमों को तब्दील कर दिया है। बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आया है अलीमा खान साहिबा का। इलॉन मस्क ने जनाब पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट किया है। इमरान खान साहब के हवाले से ऑफरें आ रही थी कि इस मुल्क को जो है वो आप 3 साल के लिए छोड़ दें, 2 साल के लिए छोड़ दें, या 6 महीने के लिए छोड़ दें, या 6 महीने के लिए अपना मुंह बंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आया है अलीमा खान साहिबा का, इमरान खान साहब की बहन, और उन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं मेहदी हसन, उन्हें ये इंटरव्यू दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इलॉन मस्क ने जनाब पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट किया है। अब ये बड़ी एक रेयर चीज़ है, और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया जो है वो जब इसको संभालने लगी है मामला को, उससे पहले इलॉन मस्क का पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करना, आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। और साथ ही साथ एक बड़े मजे की कहानी आपके साथ शेयर करनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये मामला क्या है, इसकी भी थोड़ी डिटेल्स एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं शुरू में एक अफसोसनाक खबर के साथ आगाज करना चाहूंगा, क्योंकि दिस वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। आज सुबह ही जो है वो ये खबर आई, और वो ये खबर थी कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम एजेंसी के इलाके लोअर कुरम में नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से पुलिस और एफसी के ऊपर जो है वो हमला किया गया। इलाके में सड़कें बहाल करवाने के लिए जाने वाली ज़िले इंतजामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद भी जो है इसके अंदर जख्मी हुए, जिन्हें तहसील अल-अज़हर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि बिगन में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 3 राहगीर, 1 एफसी और 1 पुलिस एहलकार भी जो है वो शामिल है। डीसी साहब जो है वो तहसील अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से उन्हें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल यानी कि सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर इमदादी सामान लाने वाले ट्रकों के काफिले के लिए रास्ता क्लियर कराने जो है वहां पे गए थे। अब ये ज्यादा शॉकिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अभी ये खबर आई थी कि वहां पे पारा चनार के अंदर जो है वो मुआहदा साइन हो गया है। दोनों साइड ने जो है वो 45 अफराद ने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हैं, और उसके बाद जो है ये इसको मतलब मामला को जो है वो सेटल कर दिया गया है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक डिस्प्यूट है। इसमें लैंड्स का भी मामला है, ज़मीन के कब्जे का मामला भी है, और भी मतलब पुराने बदले भी चलते आ रहे हैं बड़ा, और उसके बाद मसलक के इशूज़ भी हैं। तो बहुत सेंसिटिव इशू है ये। लेकिन इसमें मतलब ये और ये बताया जाता है कई दहाइयों से जो है ये आपस में मसाइल वहाँ पे चल रहे हैं। अब ये जो मुआहदा हुआ था इसके बारे में मतलब कुछ जर्नलिस्ट जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये भी शिकायत की है कि जनाब इसको बहुत जल्दी में जो है वो करने की कोशिश की गई है। अभी तक जो है वो तमाम पार्टीज इसके अंदर जो है वो मुतमिन नहीं थी, लेकिन इसको जो है वो इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो ये नाखुशगवार वाकया जो है पेश आया। बहरहाल फिलहाल बताया गया है कि इस सिलसिले में जो काफिले हैं वो फिलहाल रोक लिए गए हैं। अब मजीद काफिले फिलहाल नहीं भेजे जा रहे। तहकीकाती इदारों ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट भी जो है वो मुरतब कर ली है। इसमें कहा गया कि अमन मुआहदे के तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में सरकारी मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी कि 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग कर। इसमें कहा गया कि अमन मुआहदे के तहत अद्वियात और खाने पीने का सामान, सब्जियां और फल समेत दीगर अशिया से लदे 75 ट्रकों का काफिला कुरम के लिए रवाना होना था। और कुरम में अफसोसनाक वाकया हफ्ते की सुबह 10:35 के ऊपर यह पेश आया है। सामान से लदे ट्रक पहुंचने से कबल तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। हमले में डिप्टी कमिश्नर के अलावा 3 पुलिस और 2 एफसी एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, और सरकारी जराये का कहना है कि अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक है। वाकये में मुलविस किरदारों की निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जराये का कहना है कि मुकामी लोग इन अनासर के खिलाफ मुतहद ना हुए तो नुकसान उनका अपना होगा। अवाम छुपे अमन दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ खड़े हों। ऐसी कार्रवाई जारी नहीं तो इदारे पूरी कुव्वत से फिर हरकत में आके एक्शन लेंगे। इस सिलसिले में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाकया अमन मुआहदा सबताज करने की एक साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की है। मजलिस वहादत मुस्लिमीन MWM जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअली एक इत्तेहादी है, उनके सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के ऊपर शदीद तनकीद की है, और उन्होंने कहा है कि कुरम के मसले पर अली मीन गंडापुर ने हमें मुश्किल जगह ला खड़ा किया है। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। कुरम का मसला एक हफ्ते में हल होने वाला मसला था। अगर एक अच्छा DPO या अफसर होता तो इतनी जानें ज़ाया ना होती। इक़्तिदार में रहने की सबको हवस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम से मायूसी हुई। उन्हें एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी और अदल की जद्दोजहद को कितना नुकसान पहुंच रहा है। ये कहना है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। वो पहले भी वैसे उनके ऊपर जो है अली मीन गंडापुर के ऊपर जो है तनकीद करते रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जरा इलॉन मस्क के हवाले से। इलॉन मस्क ने जनाब पाकिस्तान के हवाले से उसने भी अब ट्वीट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट नहीं आया, लेकिन इलॉन मस्क का ट्वीट जो है वो आ गया। और सवाल एक्चुअली एक सारिफ है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सनम जमाली, उन्होंने ट्वीट किया, टैग किया इलॉन मस्क को, और उन्होंने कहा विद स्टारलिंक पाकिस्तान कुड लीप इनटू द फ्यूचर वेयर एवरी सिटीजन हैज द चांस टू कनेक्ट एंड ग्रो, प्लीज लेट स्टारलिंक बी आवर ब्रिज टू टुमारो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े कई लोग जो हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस सिलसिले में जो है कोशिश की जाए कि स्टारलिंक जो है वो पाकिस्तान में आए, ताकि ये जो कभी कभार केबल साड़ी शाक वड़ लेती है। शाक हमारे यहाँ पे उसको केबल बड़ी पसंद है, पता नहीं केबल की कढ़ाई बनती है क्या चक्कर है, बहुत जल्दी खा जाती है। तो इस चक्कर में जो है वो हमारे यहाँ इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस बार बार होती हैं। तो स्टारलिंक जो है वो पाकिस्तान आ जाए तो उसके ऊपर जो है उसे काफी इजी हो जाएगा। इलॉन मस्क ने उसका जवाब, इलॉन मस्क ने ये लिखा जी, वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, ये बात मुझे ऑलरेडी पता है कि स्टारलिंक ने जो है बड़ी देर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जो है वो अपील ये अपनी एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन अभी उन्हें अप्रूवल नहीं मिली। अब उसमें 2-3 रीजन। एक तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जाहिर बात है इसको मॉनिटर कौन करेगा। हमारे यहाँ तो हर चीज ही मॉनिटर होती है। हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल से लेके यूट्यूब चैनल तक, इंटरनेट से लेके मोबाइल फोन तक, जजेस के फोन टैप होने से लेके पॉलिटिशियंस के फोन टैप होने तक, सहाफियों के, एंकरों के, सबके फोन टैप होते हैं। तो स्टारलिंक अगर आ गया तो तार तो इसमें बिछती नहीं है, तो ये तो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड
ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو بیچ میں کنڈا کس طرح آئے گا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا کہ بیچ میں کنڈا کس طرح آئے گا. تو اس لیے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے آپ بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اچھا, لیکن ایک اور بھی پوائنٹ ہے جو مجھے چند آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں نے کہا, بٹ ابھی میں ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, میں نے لڑنا شروع کر دینا. وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ایکسپینسو آپشن, یہ جو اسٹار لنک کا آپشن ہے یہ بڑا ایکسپینسو آپشن ہے, اور اگر یہاں پہ پاکستان میں سے لانچ کیا بھی گیا تو جو لوگ اس کو افورڈ کر سکے ہوں گے وہ بڑے مطلب میس اس کی جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ شاید نہ ہو سکے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے, بے شک لگا لیں گے, ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ ان کو مل جائے گا, لیکن یہ بڑی ایک ایکسپینسو آپشن. سو آئی ڈونٹ نو اس میں آگے چل کے بھی کیا ہوتا ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے مہدی حسن صاحب کو جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے زبردست انٹرویوز کرتے ہیں, ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, انگریزی میں انٹرویو ہے. علیمہ خان صاحبہ ویسے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر بہت کام میں نے نوٹ کیا ہے, انٹرنیشنل اداروں کو جو ہے وہ زیادہ انٹرویو دیتی ہیں, اور آئی ٹیل یو واٹ از دا ریزن. میں بھی تھوڑی دیر میں اپنے انالیسز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو ان سے جو ہے وہ انٹرویو کے دوران چیدہ چند باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ آفریں آ رہی تھیں, عمران خان صاحب کے حوالے سے آفریں آ رہی تھیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ آپ 3 سال کے لیے چھوڑ دیں, 2 سال کے لیے چھوڑ دیں, یا 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیں, یا 6 مہینے کے لیے اپنا منہ بند کر لیں. عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ 6 مہینے کے لیے اپنا منہ بند کر لیں, لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور میں کسی صورت جو ہے وہ آپ لوگوں کی شرائط جو ہے وہ نہیں مانوں گا, اور میں ہر کیس جو آپ لوگ میرے خلاف بنائیں گے میں اس کا سامنا کروں گا, اور میں اپنا نام جو ہے وہ کلیئر کراؤں گا, اور ویسے بھی اب یہ جتنے بھی ان کے مقدمے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ ملک کے اندر مارشل لاء جیسی صورتحال ہے, بلکہ مارشل لاء سے بھی بدتر صورتحال. علیمہ خان صاحبہ نے انہوں نے کہا ہم نے 3 مارشل لاء دیکھے ہیں اس ملک میں, لیکن ایسا جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے وہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. مہدی حسن صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ سوال کیا کہ جی رچرڈ گرنیل, آج کل جو امریکی بیرونی سیاسی ابا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے چند لوگوں کا, تو اس نے سوال کیا مہدی حسن نے کہ جی وہ عمران خان کے لیے ٹویٹ کرتا ہے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ نے ایکچولی اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا, میں نے ان کا جواب سنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو انہوں نے جو جواب دیا, انہوں نے کہا اگر ڈونلڈ ڈو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے, اگر وہ بول سکتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ بات کر سکتا ہے, تو اور اس کے بعد اگر اس کے کہنے کے اوپر جو پوری ہماری اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے, اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت گرا دیتی ہے, تو کیا وہ غلط نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے جو پاکستانی عوام یا امریکی عوام ہے ان کے نمائندوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تعلقات ہونے چاہیے, نہ کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ بیچ میں ڈکٹیٹ کرے ان معاملات. انہوں نے کہا میں کوئی فارن پالیسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, میں صرف ایک شہری ہونے کے ناطے جو ہے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ آخر کب تک جو ہے یہ اس طرح کے سلسلے ہمارے یہاں پہ چلتے رہیں گے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے کسی ڈیل کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے 1.5 سال کے اندر انہیں مختلف قسم کے پیغامات عمران خان کو بھیجے گئے ہیں, اور جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ 3 سال کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں. وہ کیوں جائیں 3 سال کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ کیوں جائیں 3 سال کے لیے, اور یہ ان کا ملک ہے, اور ہمیں اس طرح کے بہت سے پیغامات ملے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر انہیں ختم کر دیا جائے گا. اور میں نے ایک دن جا کے انہیں کہا کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے, اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ آپ یقین رکھیں, اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد ان سے مہدی حسن صاحب نے سوال کیا کہ آپ 2025 میں عمران خان کو جیل سے باہر آتا دیکھ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ 2025 میں عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, کیونکہ عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں اب اور ہے ہی نہیں. تو مجھے ایک مہدی حسن از اے گریٹ جرنلسٹ, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, بٹ آئی ایم سوری اٹ واز ویری ویک انٹرویو, ویری ویک. مطلب یہ بالکل ٹپکلی پتہ لگ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا پاکستان کے حالات کے حوالے سے جسے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, نہ اس کا ریسرچ ورک ہے, اور یہ دس از نیچرل. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ مجھے بھی کہیں گے کہ میں جا کے سیریا کے اوپر, عراق کے اوپر, یا انگلینڈ کے اوپر میں جا کے وہاں کے کسی پولیٹیشین سے میں جا کے انٹرویو کروں گا, تو اٹ ول بی اے ویری ویک انٹرویو, کیونکہ مجھے وہاں کے ریسرچ ورک کے حوالے سے یا ڈیٹیلس کے حوالے سے وہ ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوگی میرے پاس جو مجھے پاکستان کے حوالے سے. تو مہدی حسن کی بھی جو ویکنیس تھی نا وہ اس سے نظر آ رہی تھی کہ اس کو پراپر باتوں کا نہیں پتا. وہ مطلب بہت سی ایسی جگہ تھی جہاں پہ علیمہ خان صاحب سے کاؤنٹر کویشچن بھی کیا جا سکتا, پوچھا بہت سے ایسے مطلب اتنے جواب تھے جن پہ کاؤنٹر کویشچن کیا جا سکتا تھا, لیکن مہدی حسن جو ہے وہ ٹوٹلی اسٹمپ تھا وہاں پہ. اسے وہ اس طرح لگ رہا تھا اس نے 8 سوال لکھے میں, ایک سوال پوچھنا ہے, انہوں نے کوئی جواب دینا ہے, پھر دوسرا سوال پوچھنا ہے, پھر اس نے تیسرا سوال پوچھنا ہے, بس سیریز کے اندر وہ سوال پہ سوال پوچھی جا رہا. تو مطلب اٹ واز ویری ویک انٹرویو. خیر, اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں جناب حسن ایوب صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور منڈے کو پیر والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی 6 جنوری کو بھی اب یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. یہ حسن ایوب صاحب یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ تحریر کرنے میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں, یعنی فیصلہ 13 یا 14 جنوری کو آ سکتا. تو پھنس گیا فیصلہ, میرے خیال میں کہیں پھنس گیا ہے, نکل نہیں رہا وہاں سے, اسے کوشش کر رہے ہیں گھسیٹ کے نکالنے کی, لیکن میرے خیال میں وہ طاقت لگانی پڑے گی. طاقتوروں کے پاس ہی میرے خیال میں یہ طریقہ کار ہے, طاقتور کچھ کریں گے تو پھر یہ فیصلہ باہر نکلے گا, ورنہ شاید یہ فیصلہ باہر نہ نکلے. بڑی دیر ہوگی, اب تو پھنس گیا, دیکھتے ہیں اب کس طرح باہر نکلتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو اس وقت اس کے مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کری ہے حکومت کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مطالبہ تحریری شکل میں اگر نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی اب تک آگے نہیں بڑھے, کوئی پس پردہ متوازی مذاکرات نہیں ہو رہے. سیاسی قیدی ہونے کا تعلق فرد کی شناخت سے نہیں, جرم کی نوعیت پر ہے. کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثنا نہیں. پی ٹی آئی نے 45 لاپتہ افراد کا ذکر کیا تو لیکن کوئی فہرست دی نہ ان کے نام. مذاکراتی کمیٹی حکومت یا کسی اور ادارے کی طرف سے عمران خان کو بنی گالہ بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. ہماری طرف سے پی ٹی آئی کو سول نافرمانی ختم کرنے کا یا کوئی اور مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. شیر مروت صاحب نے جو ہے وہ بھی کل
शाह ज़ेब खानज़ादा के शो में कहा था कि मुज़ाकराती कमेटी मुताहत है कि इमरान खान के मिजाज के मुनाफी कोई खाम सरजद ना हो, इंफरादी तौर पर कोई ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं कि तहरीरी मुतालबात दें। अरकान चाहते हैं कि तहरीरी मुतालबात पर पहले इमरान खान से मुशावरत हो जाए। वो मैं आपको खुल के बता देता हूँ, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि पीटीआई के अंदर जो है ना, वो एक तो उनको वो सारे आपस में ना, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ये महसूस होता है कि साढ़े को तो मैंडेट ही नहीं है हमारे पास, तब तो वैसे ही यहाँ पे जो है ना वो जगह फिल करने के लिए बैठे, तो हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है, जो कुछ करना है इमरान खान साहब ने करना है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो इतने को मतलब पावरलेस है। आपको ये तो आइडिया होगा ना कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो माजी की क़यादत से भी 4 हाथ मतलब कमजोर है। ये तो बिल्कुल भी, मतलब मैंने आपको बताया ना कि बैरिस्टर गौहर जो है वो अपनी मर्जी से पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट तक नहीं करवा सकते, वो इतने लाचार है, कमजोर है। तो इसलिए भी ये लोग डर रहे हैं कि ऐसी लिख के दे दिए कि भाईजान ये करवाना है, ए साड़ियां डिमांड है, तो पता चले कि वही जो है वो बैठ के हर जगह उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाए कि देखें जी ये लिख के एनआरओ मांग रहे हैं, ये लिख के हमसे जो है वो रहते मांग रहे हैं कि जी इमरान खान को रिहा। तो ये इस वजह से फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो लिख के ये सारी डिमांड जो है वो नहीं देगी। खैर, इसके अलावा जनाब एक और खबर जो है वो जियो ने दी है, और वो ये है कि बुशरा बीबी ने पीटीआई के सियासी उमूर के बाद कानूनी मामलों में मुदाखलत करते हुए वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीमों को तब्दील कर दिया है। और इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी ने काजी अनवर एडवोकेट के जरिए मुल्क भर के वकला की फहरिस्त मंगवा ली है। काजी अनवर और मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी को वकालत के वकला के मामलों पर रिपोर्ट करेंगे। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी ने काजी अनवर को केसेस पर हत्मी मुशावरत का पाबंद कर दिया और वकला को इमरान खान तक पैगाम रसानी से रोक दिया है। जराये के मुताबिक इस हफ्ते केपी के वकला ओहदेदारों की तब्दीलियों पर हत्मी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई। बुशरा बीबी ने वकला के तनाज़ात हल किए और इमरान खान को आगाह किया। जराये का कहना है कि काजी अनवर एडवोकेट ने वकला की आदत की खराबी और मसाइल पर बुशरा बीबी को ब्रीफ किया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा से इस मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया, ताहम उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। ये ज़हन में रखिएगा कि ये सलमान अकरम राजा साहब ही थे जिनकी खिटपिट हुई थी बुशरा बीबी के साथ, और ये जब वो 26 नवंबर के बाद जो एहतजाज था और उसके बाद जब इनकी आपस में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे जो है वो बुशरा बीबी जो है वो काफ़ी सख्त लहजा इस्तेमाल कर रही थी। तो सलमान अकरम राजा साहब ने उस वक्त उन्हें टोका था और उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ, मैं पीटीआई के चेयरमैन को, बानी चेयरमैन को जवाब दे हूँ, उसके खानदान को जवाब देनी हो, ये रिपोर्ट। तो अब यहाँ पे वकला की तब्दीलियां भी जो है वो हो रही हैं। आई डोंट नो हाउ सलमान अकरम राजा इज गोइंग टू टेक दिस। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब ने खबर रिपोर्ट की है, उन्होंने जंग में रिपोर्ट किया है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज रखते हुए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात फिलहाल रुक गए। और गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को दोनों फरीकैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई है। गुज़िश्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वजीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की थी। और जरिए के मुताबिक ये बैक चैनल राब्ते एससीओ सरबराही इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर फाल थे। तहरीक इंसाफ ने एससीओ इजलास के मौके पर डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया था। तमाम दोनों फरीकैन के दरमियान बैक चैनल राब्तों के बाद पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों को जेल में कैद पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिली थी। बाद में ये बैक चैनल राब्ते इस वक्त मुतहरिक हुए जब तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। बैक चैनल मुज़ाकरात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं बशमूल अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फराहम की गई, लेकिन पीटीआई के बानी ने उस वक्त अपनी फौरन रिहाई पर इसरार किया। इमरान खान ने संजानी में एहतजाजी मार्च रोकने के लिए हुकूमत की तजवीज़ से भी इतफाक किया था। ताहम बुशरा बीबी ने डी चौक में मार्च की क़यादत की और मामला 26 नवंबर के वाक़यात पर मुंतज हुए। 26 नवंबर के वाक़यात इन बैक चैनल राब्तों के लिए शदीद झटका थे, क्योंकि बहैसियत फरीक हुकूमत ने नतीजा अक्स किया कि तहरीक इंसाफ के दूसरी दर्जे की क़यादत बिल्कुल बेबस है और उसकी बात में कोई वजन नहीं है, और यह कि इमरान खान पार्टी में किसी की नहीं सुनती। वही बात जो मैं भी आपसे थोड़ी पहले कर रहा था। तहरीक इंसाफ के इक़दाम के बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान गुज़िश्ता माह के तीसरे हफ्ते में हाई लेवल बैक चैनल मुलाकात हुई। ताहम इस मुलाकात में पीटीआई को बताया गया कि इससे यह फैसला करना होगा कि वो कशीदगी और महाजराई की सियासत जारी रखना चाहती है या वाक़यात मफाहमत चाहती है, और ये डिटेल जो है वो सामने है। अच्छा जी, इसके अलावा एक मैंने आपसे शुरू में कहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वहां पे वो अमेरिका के अंदर बैठ के वो जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं शहबाज गिल साहब, जिनकी एक जो शहरियत के लिए उमंगे हैं वो अमेरिका की तरफ हैं और एक जो है वो पाकिस्तान की तरफ हैं, तो उन्होंने आप और रिचर्ड ग्रेनेल को टक टक करके वो टैग करते हैं, सहाफियों की शिकायतें लगाते हैं, पॉलिटिशियंस की शिकायतें लगाते हैं। मैंने तो उस दिन लग रही थी कि अली मीन गंडापुर के भाई की भी शिकायत ना लगा देंगे, एनू भी संभालो। खैर, तो उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट किया जनाब बेसिकली टैमी ब्रूस जो है उन्हें बेसिकली बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उनका तर्जुमान, ठीक है, और कोई ओहदेदार नहीं, सिर्फ तर्जुमान ने बेसिकली बताना होता है कि जनाब उनकी करना है या अनाउंसमेंट करती हैं वो। तो उसने शहबाज गिल ने जो है वो उनके लिए ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू टैमी ब्रूस ऑन बीइंग सिलेक्टेड एज द न्यू स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, व्हाट अ फिनोमिनल पिक, टैमी इज बोल्ड, fearless and straightforward, never mincing her words, she's a strong advocate against fascism and a champion of free speech, very warm welcome to this new role, Tammy, thank you President Trump for this excellent choice। आप अंदाजा कर सकते हैं, कैन यू एवर बिलीव दिस, कि पाकिस्तान का एक सियासतदान अमेरिका के सदर को किसी ओहदेदार को अपॉइंट करने पे उसको मुबारकबाद दे या उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तेरी बड़ी मेहरबानी डोनाल्ड ट्रंप, तो इनू जड़ा ना वो तर्जुमान बना। कैन यू एवर बिलीव? और शहबाज गिल जो है वो इस हद तक जाने के लिए तैयार। मैं बार बार मैं इसीलिए कहता हूं, मैं उस दिन देख रहा था शायद हबीब अकरम साहब का एक कोई वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी उन्हें लगता है कि अगले 2 महीने या 2.5 महीने या जैसी सर्दियां खत्म होंगी तो शायद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। चले हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, हो जाएंगे, हबीब साहब के पास कोई खबर होगी। लेकिन भाई जब आप इस तरह मतलब बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं, ये भी तो बूट पॉलिश हो रहे हैं ना, बूट सिर्फ फौजियों के थोड़ी होते हैं, अमेरिका वाले भी बूट ही पाते हैं, कैंची चप्पल नहीं पाते, वो भी बूट ही पाते हैं, तय जड़े बूट पॉलिश हो रहे हैं नहीं करना, मतलब उसका बस नहीं चल, मुझे नहीं पता, वो मुझे तो इस तरह लग रहा है शहबाज गिल अपनी सेटिंग कर रहा है, वो तो अपनी सेटिंग पीटीआई से भी
आगे जा चुका है, वो तो अपनी सेटिंग किए जा रहा है, बैठ के मुबारकबादें दिए जा रहा है. कमाल है, कमाल है. अच्छा जी, लेकिन कहानी, अच्छा मैं वैसे एक और खबर आपसे शेयर करता हूँ. शफकत अली खान साहब, अब आप हैरान होंगे शफकत अली खान साहब कौन है. शफकत अली खान साहब जो है उन्हें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का भी तर्जुमान बनाया गया, ये 2 दिन पहले की, सिर्फ 2 दिन पहले. और बड़े काबिल ऑफिसर हैं और उन्हें जो है वो मतलब इन्होंने रूस और पोलैंड में जो है वो पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी की हुई है और इस वक्त जो है यूरोप के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा के तौर पे जो है वहां पे तैनात है और अब इनको दफ्तर खारजा का तर्जुमान तैनात कर दी. यहाँ पे मुबारकबाद नहीं देनी शहबाज गिल साहब ने, साडा अपना दफ्तर खारजा है, साडा अपना तर्जुमान है, इन्होंने नहीं देनी. अमरीका के दफ्तर खारजा स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान को मुबारकबाद दे रहा है. और मतलब शफकत साहब को भी कॉल कर लो, वो भी साडे तो अपना खून है, मतलब साडा ही है ना, पाकिस्तानी खून है, उनको नहीं मुबारकबाद देनी. उसके बाद एक और ट्वीट इसने किया, इसने कहा जी कि जी ट्रंप नॉमिनेटेड मॉर्गन ऑर्टेगस एज द डेप्यूटी स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर द मिडिल ईस्ट, हियर यू गो. और उसके बाद इसने जो है वो शहबाज गिल ने इसका जो है वो डिप्टी स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट, ठीक है, उसके लिए भी मुबारकबाद दे रहा है, उसको भी ट्वीटें दे रहा है. और उसका एक पुराना क्लिप, और कब का क्लिप, वो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से उस वक्त का क्लिप जो है वो शेयर कर रहा है कि देखो कितना सोहना बोल दिया है इमरान खान के बारे, क्या जबरदस्त. तो मतलब जड़ा आई जा रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के उस पूरे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में से सारा मुबारकबाद दिया. ऐ लग रहा है जैसे मिठाई का डब्बा लैके ना गेट ते खड़ा है, भाई तुसी भी लै, चमचम तुसी खाओ, लड्डू तुसी खाओ, गुलाब जामुन तुसी लो, बर्फी तुसी खाओ, पैन बर्फी जरूर खाना चाहिए. यार आप एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के उहदेदार हैं, खुदा के लिए यार, व्हाट आर यू डूइंग. इस हद तक गिर जाना है आप, इस हद तक, सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए. और बाद में जो है ना, बाद में अगर इनको कोई रिलीफ मिला का लो खुदा बस ही, हम अमेरिका हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने अमेरिका से कोई ये जो फेवर लिया हमने खुद लिया, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए.